अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो 1 मिलियन युवा कहते हैं, 1 मिलियन यंग लड़कों लड़कियों को हर साल ट्रेनिंग देगा ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज गल्फ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए जा सके। अब जहाँ तक मेरे इल्म में है, गल्फ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट तो पाकिस्तानी भिखारियों की होती है। तो अब जाहिर है ये भिखारियों को ट्रेनिंग देंगे कि भीख मांगने के लेटेस्ट तरीके, हो सकता है कि वो यूपीआई तरह का कोई सिस्टम इनको बना के दें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये वो एक क्या होता है, वो क्यूआर कोड होता है क्या, ऐसा बना के दें और इनको ट्रेनिंग दें कि किस तरह आपने भीख मांगनी है। ये वो पाकिस्तान की जो ह्यूमन रिसोर्स में सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट्स हैं ना पूरी दुनिया में, वो 2 हैं, टेररिस्ट और बेगर्स। टेररिस्ट तो पाकिस्तानी पैदा होने के फ़ौरन बाद ट्रेन हो जाता है, क्योंकि आप उसको मदरसे में भेजते हैं, वहाँ पर उसको ठोक बजा के ये पढ़ाया जाता है कि तुम्हें नॉन मुस्लिम्स को राइट टू एग्जिस्ट नहीं है, नॉन मुस्लिम को मारना तुम्हारा कर्तव्य है, नॉन मुस्लिम को मारना तुम्हारे लिए फ़र्ज़ है। तो वो तो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, एंड ऑफ द डे तो अंदर से टेररिस्ट रहेगा। भारत में कितने ऐसे पकड़े गए मुसलमान, ISIS इस्लामिक स्टेट के, वो केरला में फलां चीफ थे, बंगलोर में फलां चीफ थे कौन? डॉक्टर, इंजीनियर। बुरहानुद्दीन वानी क्या था? इंजीनियर था। उसामा बिन लादेन क्या था? इंजीनियर था। ऐमन अल ज़वाहिरी कौन था? डॉक्टर था। ये लोग कितनी भी फिर हायर एजुकेशन कर लें, लेकिन जो मदरसे से इन्होंने इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म पे PhD कर ली होती है ना, वो भारी रहती है। और दूसरा, आजकल तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है ना, वो भिखारी हैं। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में एक्स, ट्विटर बैन है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री कहती है कि ये मिसयूज़ ऑफ प्लेटफॉर्म है। मिसयूज़ ऑफ प्लेटफॉर्म इसलिए कि ये इस वक्त ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बचा है जो सच बोल रहा है। बाकी फेसबुक, आप यकीन माने, मैंने गो फंड की अपील डाली है ना, गो फंड की अपील, उसमें क्या है, कोई चीज़ है? वो फेसबुक ने डिलीट करके मुझे वार्निंग भेज दी। उन्होंने कहा कि इसमें आपने लाइक और शेयर लेने के लिए एक स्पैम लगाया है और ये हमारी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है, इसलिए हम आपको इसको डिलीट कर रहे हैं और आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप कम्युनिटी स्टैंडर्ड से हट के चीज़ें ना लगाएं। इस हद तक यूट्यूब मेरी कितनी वीडियो को डिलीट मारता है। अभी मेरी 3-4 दिन पहले एक वीडियो उन्होंने मुझे मैसेज किया, ईमेल किया कि हम आपकी फ़लाँ वीडियो डिलीट कर रहे हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड से खिलाफ है। एक एक्स ही है जो कि इस वक्त खुल्लम खुल्ला बोलने की इजाज़त दे रहा है। तो फिर पाकिस्तान में तो सच बोलने वाला प्लेटफॉर्म तो नहीं चलेगा। सच का सौदागर पाकिस्तान में नहीं चलता। तो एक्स पे पाबंदी लगाई है। पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जिस पे दुनिया में कोई बोलता नहीं है। अमेरिका भारत की छोटी छोटी चीज़ पे आ जाता है, यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा। और पाकिस्तान ने साफ कहा है कि हम एक्स को नहीं चला रहे। हालांकि पाकिस्तान की सारी मिनिस्ट्रियां एक्स पे ट्वीट करती हैं, ट्विटर पे सारे मिनिस्टर, एंकर, लेकिन वो VPN होता है ना कुछ, मुझे ये डिजिटल चालाकियाँ इतनी आती नहीं। एक VPN कुछ होता है जिससे कि लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन मेन प्लेटफॉर्म जो है एक्स, उसको पाकिस्तान में बैन किया गया है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं ये महेश वासु भाई हैं हमारे, जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ज़रा इनका 1 मिनट का 1.5 मिनट का मैसेज ज़रा देख लें। मेहरबानी करके मेरी बच्ची प्रिया मुझे लौटा दो। हम हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ देंगे। पाकिस्तान के इदारों से अपनी बच्ची की बाजियाबी के लिए मिन्नतें मांगती फिरती ये बेबस लाचार माँ वीणा राजकुमार अनुपानी, जिसकी 7 साल बच्ची को उसके घर के आंगन से 3 साल पहले दिन दहाड़े अगवा किया गया। सिंध प्रांत के संगरार शहर के हिंदू व्यापारी राजकुमार उर्फ राजूमल ने मुहर्रम के दिन 19 अगस्त 2021 को अपने घर के बाहर
सबील लगाया। जुलूस में शिरकत, मुसलमानों को पानी और शरबत पिलाने का इंतज़ाम किया। उनकी बच्ची प्रिया भी सेवा में शरीक थी। तब अचानक अगवाखोरों ने मौका देखते ही बच्ची को अगवा किया। आज 32 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं। परिवार से मेरी बातचीत होने पर उन्होंने मुझे बताया कि हम यहाँ पर महफूज नहीं हैं। दिन दहाड़े बच्चियों को अगवा करना रोज का मामला है। एक तरफ लोगों का इल्ज़ाम है कि जागीरदार सैयद शाहिद अली शाह, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर है, बच्ची को अगवा करने में मुलविस है, क्योंकि उसकी बुरी नज़र बच्ची की मां पर थी। तो दूसरी तरफ शहर के डाकुओं से लेकर पुलिस इंतज़ामिया तक इस जागीरदार के इशारों पर नाचती हैं। हिंदुओं के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा श्राप है। नरक से भी बदतर जिंदगी जी रहे ये लोग, इनको ना जिंदगी नसीब होती है ना मौत। अजीज दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे सिक्योरिटी के मामला बहुत बिगड़ गए हैं और मैं हद से ज़्यादा परेशानी का शिकार हूँ। मेरे बच्चे बाहर जाते हैं, मैं तो बहुत कम, अब तो घर से निकलना बंद ही कर दिया है तकरीबन, लेकिन बच्चे मेरे जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में, और मेरे लिए बहुत मसला है। मैं किसी के साथ डिस्कस भी फैमिली में नहीं कर सकता कि आफ्टर ऑल ये छोटे हैं। और मैंने इस सिलसिले में GoFund पे एक अपील डाली है और आप सबसे विनती है कि प्लीज़ इस अपील को ज़रा गौर कीजिए, क्योंकि अभी मैं घर चेंज करने की पोजीशन में नहीं हूँ। और आप में से जो भी किसी ऐसे शख्स को या लोगों को जानता है जो कि इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकें, तो प्लीज़ मेरा ये मैसेज फॉरवर्ड करें उनको। और मेरा नीचे GoFund की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, तो प्लीज़ ये लिंक शेयर करें ताकि मैं अपना टारगेट अचीव करके जल्द से जल्द अपना घर भी चेंज कर सकूं और उस घर में फिर सिक्योरिटी के ज़्यादा अच्छे इंतज़ाम कर सकूं। अज़ीज़ दोस्तों, आप लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं है जिससे मैं ये विनती कर सकूं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज पे गौर कीजिए। अज़ीज़ दोस्तों, माइनॉरिटीज़ का हाल तो पाकिस्तान में आपको पता ही है कि क्या है। जिस तरह बजरंगी भाईजान में एक बच्ची, मुसलमान बच्ची भारत में रह जाती है और फिर वो उसको पाकिस्तान पहुंचाने आता है बजरंगी भाईजान, ऐसे ही एक भारत की बेटी थी गीता, वो बोल नहीं सकती थी, वो पाकिस्तान में कहीं से फंस गई थी। उसके नसीब अच्छे कि वो अब्दुल सत्तार एधी बहुत बड़े सोशल वर्कर थे। अब्दुल सत्तार एधी के तो कारनामों का हिसाब नहीं है कोई। इन्होंने पाकिस्तान में सैकड़ों हॉस्पिटल बनाए। मैं खुद अब्दुल सत्तार एधी के फ्री हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ। मेरी बड़ी बहन और मैं, हम दोनों अब्दुल सत्तार एधी के जो हॉस्पिटल है उसमें फ्री में सारा इलाज होता है, हाईएस्ट लेवल का इलाज भी फ्री में होता है। तो हम गरीब थे, तो मेरी पैदाइश भी अब्दुल सत्तार एधी के दवाखाने की है। एधी बाटवा गुजरात से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे, और एधी, बल्कि मेरा ख्याल है ये एधी, हाँ, तो मेरी मदर भी बाटवा गुजरात की हैं। तो ये बाटवा के थे। इन्होंने पालने बनाए थे, पालना होता है ना बच्चों का झूला, और पालने बना के अपने सारे जितने भी एधी सेंटर हैं, हॉस्पिटल हैं या ओल्ड होम हैं, बूढ़ों के लिए भी इन्होंने घर बनाए थे। उसके बाहर उन्होंने पालने लगा दिए थे कि आपके पास अगर कोई ऐसा बच्चा है जो आप नाजायज़ कहते हैं ना जिसको, तो वो है, तो और आप उसको मारना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मारिए नहीं, इधर डाल दें। आप यकीन माने, मुझे सही से फिगर याद नहीं, 12,000 18,000 या ऐसे ही कुछ हैं बच्चे जिनका फैमिली नेम एधी है। एक अमेरिका से एक लड़की ने अभी पोस्ट की थी, उसने मास्टर्स किया है और कुछ हाई लेवल की पोजीशन पे आ गई है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे। उसने कहा मैं भी उसी तरह पालने की पैदावार हूँ, और एधी साहब के उसमें मैं पली बड़ी, एजुकेशन हासिल की, और ये तो एधी साहब के कारनामों की तो मैं पूरा प्रोग्राम कर दूँ। तो गीता एधी साहब के पास पहुँच गई थी। एधी साहब को पता चला कि ये हिंदू लड़की है, तो एधी साहब ने इसको एक अलग कमरा बना के दिया जहाँ पे वो रहती थी। उस कमरे में उसका मंदिर बना के दिया,
और उसके कमरे के बाहर ये बोर्ड लगा दिया कि इस कमरे में जूते पहन के जाना मना है क्योंकि यहाँ गीता का मंदिर है। और फिर बाद में वो इंडिया पहुंचाई गई, खुद एदी साहब की बीवी बिल्किस एदी गीता को लेके इंडिया गई थी और पहुंचा के आई थी उनके घर वालों को। लेकिन ये भी एक पाकिस्तान का ही अब्दुल सत्तार एदी था। इसको हमारे मेमन में ज़्यादातर है ना मुल्ला बहुत हैं, सारे हिपोक्रेट्स। तो हमारी मेमन कम्युनिटी में इसको दहरिया कहते थे। दहरिया के लिए सिंपल वर्ड है एथेइस्ट। एथेइस्ट को दहरिया कहते हैं। तो हमारे मामू जब भी बात करते थे, जैसे कुर्बानी वगैरह होती है तो उसकी खाल दी जाती है ना, तो कहते थे नहीं इसको नहीं दो, ये तो साला दहरिया है, इस्लाम की खिदमत थोड़ी कर रहा है। क्योंकि जो नाजायज़ बच्चे, सॉरी अगेन, नाजायज़ में किसी बच्चे को नहीं मानता, बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन जो मशहूर है, जो नाजायज़ बच्चों को पाल पोस के अच्छी ज़िंदगी देता है, जो गरीबों का इलाज मुफ्त में करता है, जो ओल्ड होम इसने इतने बनाए हैं जिसमें बूढ़ी औरतों के लिए अलग घर बनाए हैं, बूढ़े जिनको लोग बच्चे निकाल देते हैं या जो बेघर हो जाते हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं एदी की। लेकिन ये सब इस्लामिक नहीं है ना, मदरसे नहीं है, इसमें नफ़रत फैलाने वाले बच्चे नहीं बनाए जाते, इसमें हिपोक्रेसी नहीं, इस्लाम फैलाने की बातें नहीं होती। एदी के किसी सेंटर में कोई बच्चों को 5 वक्त की नमाज या इस टाइप के मैसेजेस नहीं दिए जाते। तो ये दहरिया था, काफिर था, पता नहीं क्या कुछ था। एक और वाक़या एदी साहब का याद आया कि एक डाकू है ना, एदी साहब अपनी बीवी बिल्किस एदी के साथ जा रहे थे। ये बिल्किस एदी ने अभी एक इंटरव्यू में बताया था मरने से कुछ दिन पहले। उनसे पूछा कोई यादगार वाक़या, तो बोले एक दिन मैं एदी साहब के साथ जा रही थी तो सिंध में रास्ते में हाईवे पे कुछ डाकुओं ने हमारी गाड़ी को रोक लिया और जितना पैसा था गाड़ी में, क्योंकि चंदा वंदा ये जमा करते थे सारा, दान पेटियाँ इनके पास होती थी, तो वो सारा उन्होंने डाकुओं ने लूट लिया। और फिर वो हमारी जेबों की तलाशी ले रहे थे। तो एदी साहब के पास जब पहुँचे ना तो रात का वक्त था, तो उन्होंने एदी साहब का सामान लेने के लिए टॉर्च एदी साहब के मुंह की तरफ की ना, तो डाकू घबरा के पीछे हट गया और उसने आवाज़ लगाई सारे डाकुओं को कि सारा लूटा हुआ सामान वापस करो। सारा लूटा हुआ सामान वापस किया और फिर 20 लाख रुपया कैश निकाल के एदी साहब को दिया कि ये हमारी तरफ से आपके लिए दान। एदी साहब हैरान रह गए। एदी साहब ने कहा तुम हो कौन भाई, क्या मसला है? इसने कहा मैं डाकू हूँ। और अपने डाकुओं को कहता है कि हमारे जैसे डाकू जब पुलिस की गोली से मर जाते हैं ना, तो हमारे घर वाले भी हमें दफन करने के लिए नहीं आते। ये एदी साहब ही हैं जो लावारिसों को दफन करते हैं, तो इनको तो हम नहीं लूट सकते ना। ये है अब्दुल सत्तार एदी। अजीज़ दोस्तों, बात कहाँ की थी और कहाँ चली गई। हमारे एक ये हैं, एदी साहब ने ऐसे बच्चों को पैदा नहीं किया जैसे ये देख लें। हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने? हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, तो आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया। आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी आपने क्यों नहीं? बहन नहीं, ब्लड, यू आर नॉट इन माय ब्लड रिलेशन। व्हाई यू टच मी विदाउट माय परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात में, आपको पता है? तैयार हूँ। ये सोशल हैरेसमेंट है, जो मर्जी है। ये सोशल हैरेसमेंट है। आवाज आप फलस्तीन के लिए उठा रही हो ना? हाँ। अच्छा मुझे बताओ, पाकिस्तान में कितनी वीमेंस है जो बुरखे में और कितनी वीमेन जो दुपट्टे में है? हमारी वीमेन कोई दिखा दो। तो वो तो आपके घर का माहौल है, मैं अपने घर के माहौल से चलूंगी। अपने घर अगर आप हो रही है ना, उस पे आप बात करो। ये कोई बात नहीं है, वो उनका है डिस्पट। हाँ, ये आप देखिए, हर बंदा अपनी। हाँ, ये आपका है, वो जो उनकी ड्यूटी है उनको पूरी करने दें। हाँ, बेटा वो कोई बात नहीं, बेटा वो आपका मसला है, ठीक है। ये साले हरामजादे कुत्ते के बच्चे ये इस्लाम को जेब में रख के घूमते हैं। साले इनको मौका मिले तो किसी लड़की को ना छोड़ें। ये अकेले में कोई लड़की मिल जाए तो इस्लाम की किसी भी
हदीस को निकाल के उसको गुलाम बना के उसको मुता कर लेंगे, उसके साथ हलाला कर लेंगे, कुछ भी करके उसको नहीं छोड़ेंगे। इनको मौका मिले जितने गलत काम है ये कर लेंगे, चोरी करेंगे, भीख मांगेंगे, डाका मारेंगे, लेकिन एक लड़की सर पे सिर्फ दुपट्टा नहीं है, कोई नंगे कपड़े नहीं पहने, कोई कुछ नहीं है, तो इनका इस्लाम जाग उठता है। अजीज दोस्तों, दिस इज माय पाकिस्तान। ये है आज का पाकिस्तान। इनकी हिपोक्रेसी देखें कि इन्होंने सुभान अल्लाह कोका कोला बेचनी छोड़ दी और इन्होंने एक पाकिस्तानी कोला निकाली है, वो बेच रहे हैं। क्योंकि कोका कोला है ना, वो यहूदियों की कंपनी है, तो यहूदियों को तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते। अजीज दोस्तों, वो जिस फ्रिज में पाकिस्तानी कोला रखी है वो कोका कोला का ही दिया हुआ है, उसके ऊपर कोका कोला लिखा है, वो नहीं मिटा सक रही है। इनकी हिपोक्रेसी का ये आलम है। प्लेन में बैठेंगे, बैठते ही विस्की लाओ, बियर लाओ, दारू मुफ्त की तो ऐसे पीते हैं। और फिर जब खाने का टाइम आएगा, एयर होस्टेस आएगी, चिकन लेके आएगी तो हलाल है चिकन। ये है हिपोक्रेसी पाकिस्तानियों की। अजीज दोस्तों, पाकिस्तानियों की हिपोक्रेसी पे मैं जितना प्रोग्राम चाहूँ ना कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपके लिए ये कोई नई बात नहीं रह जाती। अजीज दोस्तों, दिस इज द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक you very much, Aziz Doston, for all your support. Kindly keep supporting.